दोस्तों वाकई गजब हो गया। बंद कमरे में मीटिंग और सबसे बड़ी बगावत एनडीए बिहार में। शाह के कई कैंडिडेट को हराने निकले मोदी के बड़े मंत्री और नेता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों बिहार में आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री ने बीजेपी के या शाह के कैंडिडेट को हराने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। अभी तक की सबसे बड़ी बगावत बिहार में इसे एनडीए में या बीजेपी में क्यों कहा जा रहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों बीजेपी और एनडीए में मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत जिसे कहा जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई दरअसल खेला पर्दे के पीछे क्या है। बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री आर के सिंह, सम्राट चौधरी और अनंत सिंह को हराने की खुली अपील कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ 24 की खबर, जहां पर लिखा है कि बीजेपी के नेता और सांसद रहे आर के सिंह ने कहा, अनंत सिंह और सम्राट चौधरी को वोट करने से बेहतर यह होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें भगाकर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। यदि आप इन्हें चुनेंगे तो बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा और विकास नहीं होगा। अब दोस्तों आप सुनिए कौन है आर के सिंह। ये पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जो बाद में पॉलिटिक्स में आए, चुनाव जीते, मंत्री रहे, बिहार में एक्टिव हैं, और जिस अनंत सिंह पर, जिस सम्राट चौधरी पर अमित शाह ने मोहर लगाई, मतलब मोदी और शाह ने जिसके नाम पर मोहर लगाई है, उसी के नाम का विरोध मोदी के मंत्री कर रहे हैं। दोस्तों ये तो बाहुबली और आपराधिक छवि वाले दबंग या माफियाओं की बातें हैं, जिसे खुद बीजेपी के नेता और मंत्री रहे आर के सिंह समेत कई लोगों ने हल्ला बोल किया। मगर आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके बड़े बड़े माफिया पानी मांगेंगे। बीजेपी के माथे पर मगर बल नहीं है। दोस्तों ये वीडियो देखिए, कैसे बीजेपी के एक नेता, उनके बेटे पुलिस के सामने एक आम आदमी को जमीन पर लेटने के लिए मजबूर करके उसकी नाक रगड़वा रहे हैं, और पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। कांग्रेस ने अपने एक्स वीडियो से शेयर करके लिखा, ये वीडियो देखिए, वीडियो में भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है यह शख्स बीजेपी नेता विकुल चपराना है। सड़क पर कार को लेकर हुई छोटी सी नोकझोंक में नेताजी इतना भड़क गए कि सामने वाले व्यक्ति को गंदी गंदी गालियां दी, जमीन पर नाक रगड़वाई, घुटनों के बल उठाकर माफी मंगवाई। विकुल चपराना ने यह पूरा तमाशा पुलिस के सामने किया, अपना रौब झाड़ने के लिए बड़े बड़े नाम भी गिनाए। यही बीजेपी का असली चेहरा है, जहां नेता खुद को राजा और आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। इस गुंडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाथ जोड़ के न समंदर तुम्हारे गलती करने में गलती क्या तेरा बाप है समंदर तुम्हारे अरे माँ दोस्तों ये तो बीजेपी के नेता या उनके बेटे की दबंगई है, मगर तब क्या हो जब संवैधानिक पदों पर बैठकर लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को कुचलते हुए, एक समुदाय विशेष के लिए सारा तंत्र लगाते हुए, सारी एजेंसी झोंक देते हुए और दूसरे समुदाय को विलन साबित करने की कोशिश करते हुए समुदायों के बीच में तनाव बढ़ाया जाए, और जब ये खुद एक मुख्यमंत्री करें। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की
दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। अब इन महाशय को सुन लीजिए, अगर इनको कोई वोट नहीं करता है तो उसे सरेआम मंचों से नमक हराम कहते हैं। चुनाव आयोग खामोश रहता है। एक यूजर ने अपने एक्स पर मंत्री जी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुसलमान मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद उसका उपकार नहीं मानते, इसलिए ऐसे नमक हराम वोटों की जरूरत नहीं है। मुझे यह जानना है कि मुसलमान इस देश में टैक्स नहीं पे करते या उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त है। ये मंत्री हैं, मंत्री होकर के ऐसे गंदगी निकाल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। और दोस्तों, उधर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने बाबा साहब अंबेडकर को सरेआम मंच से अपमानित कर डाला। मगर ना तो चुनाव आयोग सक्रिय हुआ, ना ही बीजेपी के आला कमान। बीजेपी आला कमान पर तो खुद बाबा साहब के अपमान का आरोप है, आप जानते हैं ना। वो इस पर खुद एक्शन क्या लेंगे? एक यूजर ने मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को शेयर करके लिखा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा साहब अंबेडकर को उनका जो अपमान किया था उसे आप लोग शायद भूल गए होंगे। अंबेडकर 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 6 बार बोला था, फैशन हो गया। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। एक बार फिर बीजेपी के ही नेता मनोहर लाल खट्टर, जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के बेहद करीबी हैं, उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब के योगदान को मामूली बताने की कोशिश की। वो दिन दूर नहीं जब ये भाजपाई बाबा साहब के विचारों को ही मिटाने की साजिश करेंगे। मैं तो अपने बहुजनों से मुखातिब हूँ जो अभी सजग नहीं है। ये सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर संकेत है। समय रहते सजग ना रहे तो देर हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए।
दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100, हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ, कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जरूर है, और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको। अब दोस्तों, आप खुद तय करना है कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। मगर दोस्तों, इसी बीच में एक बार फिर से चर्चा जोर पकड़ने लगी कि चुनाव के बाद नीतीश एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन जाने वाले हैं। आखिर ऐसी चर्चाएं क्यों उठी? क्या नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ठीक था, लेकिन अब जबकि मोदी और शाह की छवि देश के अंदर धूमिल हो चुकी है, या फिर कई सारे जानकार ऐसा मानते हैं कि अब मोदी शाह की बीजेपी जिसका डाउनफॉल चल रहा है, ऐसे में नीतीश आगे की रणनीति या अपने बेटे के राजनीतिक रणनीति या राजनीतिक करियर को ध्यान में रखकर, अपनी पार्टी को ध्यान में रखकर कुछ नया फैसला ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो तय है, नीतीश जाने वाले कहीं नहीं। लेकिन जो ये चर्चाएं शुरू हुई कि बिहार में नतीजा आने के बाद नीतीश एनडीए का साथ छोड़ेंगे, कहा जा रहा कि कांग्रेस नीतीश के स्वागत के लिए तैयार है, चुनाव के बाद वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। पप्पू यादव ने जो ऐलान किया दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर धुआं उठा है तो मतलब आग कहीं ना कहीं तो है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। चुनाव के बाद नीतीश कुमार कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस उनका सम्मान भी करेगी और स्वागत भी करेगी। आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव के बाद? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। आप चिंता मत कीजिए। तैयार है? सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया था। अरे सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना, और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। देखेगा कि कौन सीएम होगा बिहार का। सर, कौन भी आशीर्वाद देगा। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है, जाहिर तौर पर ये दर्शकों और जनता के सामने है। ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, चुनाव में इसका असर क्या पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसे किस तौर पर, उस डैमेज को कंट्रोल क्या कर पाती है बीजेपी, देखना अहम होगा। आप क्या कहेंगे इन पूरी घटनाक्रम को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।